नियम था उसके उल्ट उन्होंने जो है ये कार्रवाई किया था। उनकी बदनीति थी, लेकिन फिर भी हमने समय रहते उसको संभाल लिया। हमारी राजनीतिक सोच उस टाइम जो थी वो भी सेना के साथ थी, जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाए। शिव कुमार जी, लंबा वक्त हो चुका है, 18 साल हो गए हैं, काफी कुछ बदलाव आए हैं इस दौरान, और अब भारतीय फौज की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है। पर चाइना के साथ अगर रिश्ते देखें तो कुछ मधुर फिर से नजर नहीं आते हैं। एक बार फिर से डोकलाम का जो मामला चल रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? भारत और चीन के जो बीच में खोदन को लेकर जो मामला शुरू हुआ है, ये ओवरऑल पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है जी। भारत की जो पाकिस्तान के साथ में बीच में जो नजदीक आने, फिर गैप हो जाना, पीएम मोदी का पाकिस्तान जाना, ये सब जो चीज हैं, ये चीन जो है नागवार गुजर रहा है इस पर लोगों के काफी उसको। नहीं शिव कुमार जी, अगर पुराने इतिहास पर नजर डाली जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी खुद गए थे। हमेशा भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की ओर, और हर बार जैसे ही वो गले मिले हमारी पीठ में एक छुरा घोंपा गया। ये लगातार ये चीजें हुई हैं। एक बार फिर से आप अगर पिछले घटनाक्रम पर नजर डालें तो नवाज शरीफ के घर में एक फंक्शन था, 25 तारीख का दिन था, उनका जन्मदिन था। उस दिन खुद बिना किसी तय कार्यक्रम के हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए पहुंच गए थे। उनकी नवासी का जो जश्न था उसमें भी शामिल हुए, परिवार से भी मिले, और उसके बाद घुसपैठ की घटनाओं में लगातार इजाफा, उसके बाद पठानकोट की घटना। कब बाज आएगा पाकिस्तान? हिंदुस्तान की तरफ से तो हमेशा मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ संधि समझौता मधुर व्यवहार रखने का हमेशा प्रयास किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी अचानक पहुंचे, नवाज शरीफ के प्रोग्राम में पहुंचे, लेकिन वहां का जो माहौल है एक तरह से आईएसआई के दबाव में आ चुकी है वहां की सेना जी। और वो आईएसआई ये चाहता किसी भी तरह से और भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध न बने, और वो खून खराब जिस तरह से उनकी अपनी प्लानिंग है। आईएसआई के ऊपर जो सेना के ऊपर भी आईएसआई वहां पे हावी है, और वहां के राजनीतिक लोग भी इस तरह का दबाव महसूस करते हैं आईएसआई के। आप देखते होंगे हमारे देश के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जब वहां पे आतंकवादी घटनाएं नहीं जी। अभी परसों भी एक और ब्लास्ट हुआ है लाहौर के अंदर, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। दया किशन जी कुछ कहना चाहेंगे? जी दया किशन जी। मेरा विचार ये है, ये सिर्फ हम पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं। पाकिस्तान उतना दोषी नहीं है जितने हमारे अंदरूनी लोग यहाँ पे उनके जो एजेंट बैठे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हैं, किसी भी सियासी पार्टी के अंदर हैं, या दूसरे लोग हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वहां की पाकिस्तान की आईएसआई है और पाकिस्तान की जो फौज है। बिल्कुल कि अगर सीमा पर लड़ना है तो सबसे पहले घर के भेदियों के साथ हमें पहले टैकल करना पड़ेगा और उन्हें पहले काउंटर करके उन्हें नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम सीमा को अपनी ओर ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे। और वो आज से नहीं है, वो आजादी से पहले बंटवारे की जब से बात चली तब से लेके, और आजादी के बाद 1948 में जो हमारा वो हुआ था कश्मीर के अंदर, उस टाइम से लेके जो भी नीतियां बनाई थी पिछली गवर्नमेंटों ने, शुरू की गवर्नमेंटों ने, और जो नेताओं ने उन्होंने सिर्फ अपने हित साधने के लिए ये सारी चीजें की थी, नहीं तो ये समस्या होती ही नहीं। क्योंकि ये जो धारा वगैरह का भी जो बाद में किया था 1950 में, तो ये अपने जवाहरलाल नेहरू साहब थे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी जब ये सरदार पटेल जी को ये जिम्मेवारी दी थी कि इनके लिए कुछ अलग से ऐसा प्रोविजन किया जाए, तो तब भी कांग्रेस का जो विधान परिषद थी उसने बिल्कुल उसको साफ इनकार कर दिया था। लेकिन वो विदेश जाते जाते फिर अपने जो दूसरे उनके विश्वास पात्र नेता थे अयंगर साहब, उनको उन्होंने ड्यूटी दी कि मेरे आने से पहले इसको आप कैसे भी पास कराएं, और उन्होंने उस धारा को भी एक टेम्परेरी धारा लगा के चालबाजी करके उसको पास कराया था। और वो आज तक वो टेम्परेरी धारा हमारे लिए एक जो है खून की प्यासी बनी हुई है, और काफी हमारे हजारों जवानों की जो है उन्होंने शहादत ली है। और आज बिल्कुल दुनिया का सबसे ऊंचा जो बैटल ग्राउंड है सियाचिन, उसके अंदर भी तीनों सेनाएं आज भी तत्पर हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, अपनी सीमा की हम रक्षा कर रहे हैं। शिव कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा मसला पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है जिसे आज भी पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। आज तक हमारी सेना उस एरिया को वापस नहीं ले पाई। क्या आपको नहीं लगता कि 1999 में ही एक बार फिर सेना को बॉर्डर पार करने की
परमिशन दी जाती और पाक अधिकृत कश्मीर जहां तक हमारा हिस्सा है एटलीस्ट उस पर तो आज तिरंगा लहराता, क्योंकि आज भी भारत की एक जमीन का ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में दर्द पैदा करता है। जिन परिवारों के जवान शहीद हुए हैं उन्हें खून के आंसू रुलाता है कि आज भी हिंदुस्तान की धरती का एक हिस्सा ऐसा है जहां पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है। कश्मीर को छोड़ के इंडिया के अन्य जो प्रांतों से सैनिक कश्मीर की बॉर्डर पे पाक सेना के मतलब पाक सीमा पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अंदर तो किसी भी तरह से पाक के जो कब्जे में है कश्मीर का जो हिस्सा उसको कब्जाने की इच्छा है, लेकिन वहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी कभी भी फौज के लिए मददगार नहीं होते हैं। नहीं, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती है, पूरे देश की बात करता हूं मैं, खाली कश्मीर की बात नहीं करता, अगर कश्मीर की बात करूं तो पिछले दिनों कश्मीर ने एक भयंकर बाढ़ को झेला है और उसके अंदर कश्मीरियों को बचाने वाला अगर कोई था तो वो भारतीय फौज थी। उस बात को भुलाया नहीं जा सकता। उसके अलावा तमाम चीजें ऐसी हैं जहां भारतीय फौज लोगों की मदद भी कर रही है, बावजूद इसके हमारे फौजियों पर वहां पत्थर बरसाए जाते हैं। दया किशन जी खुद फौज में रहे। दया किशन जी ने पत्थरबाजों का क्या इलाज हो? पत्थरबाजों का इलाज वही है जैसे इसराइल इलाज करता है फिलिस्तीनियों के साथ, जो वो करता है वहां का जो हमास वगैरह गुट है जी, उनके साथ जैसे वो बर्ताव करता है वही बर्ताव अगर किया जाए तो ये इसका समाधान है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं, ये नहीं है कि पूरी कश्मीर की जनता उनके साथ नहीं है। आपने कई बार टीवी सर्वे किए हैं, जी न्यूज ने किए हैं, आज तक वालों ने किए हैं, तो वहां वो दूर सुदूर इलाके में गए हैं तो वहां पे जनता काफी फौज के साथ है, वो पाकिस्तान का बिल्कुल बाइकाट करते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो अब तक जो है 60-65 साल से वहां से जो पाकिस्तान से पैसा लेके और यहाँ के लोगों को भड़काते रहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, अपने बच्चों को तो वो विदेशों में पढ़ाते हैं, उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं, उनके बच्चे दिल्ली के अंदर नौकरी करते हैं और वो खुद वहाँ पे जो है कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां इस पर सेक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर अमन कायम हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से सुधरे, दोनों मुल्क एक बार फिर से एक होने की कोशिश करें। जैसे अभी हवाला जो कारोबार का जो रैकेट था इनका, उसका पर्दाफाश एनआईए ने किया है जी। हमारे 2-3 चैनल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज और भी गिरफ्तार किया गया है। मैं ताजा ही अपडेट्स की बात कर रहा हूं सर। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी भी हो चुकी है। आज एक गिरफ्तारी और भी हुई है जी। और अभी हो सकता है गिलानी वगैरह जितने और बचे हुए हैं उनको भी शायद गिरफ्तार करे, और उनको जरूरी नहीं है यहाँ पे जे.एंड.के या दिल्ली रखे, उनकी जांच करने के लिए उनको इतनी दूर भेजा जाए जैसे पहले अंडमान निकोबार हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था। बहुत खूबसूरत जगह है अंडमान निकोबार, और वहां पर सेलुलर जेल के अंदर काफी लोगों ने अपने जिंदगी गंवाई तो इनको भी वहीं रखा जाए, नागिन को अच्छे 5 स्टार होटलों में जगह न दी जाए। और इनके जो सहयोगी यहाँ भी हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में भी हैं, जनरल सब पर लगाम लगाई जाए, सबके ऊपर इसका जो है ना जांच होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कारगिल में शहीद हुए जवानों की शहादत को कोई नहीं भुला सकता। आज उन्हीं जवानों की शहादत की सालगिरह है। कारगिल युद्ध के 18 साल पूरे हो चुके हैं। कारगिल विजय के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों को सलाम किया, उन्हें सलामी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि हमें हमारे जवानों पर गर्व है, हमारे जवानों ने देश की रक्षा और गर्व के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख ने कारगिल जंग में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 3 तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। मैं पीसीआर को कहूंगा कि आपको वो तीनों तस्वीर दिखाए। आज कहां कहां पर कारगिल विजय दिवस का जो समारोह है वो मनाया गया है। दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के ऊपर जो अमर जवान ज्योति है वहां पर पीएम खुद पहुंचे हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा यूपी के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक ने कारगिल में शहीद सैनिकों की वीरता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने याद किया, योगी ने याद किया, नमन किया गया, अरुण जेटली ने भी उनको याद किया। तमाम शहीद जो बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो गए, जिन लोगों ने जान गंवाई है, जिनकी वजह से आज हम यहां बैठकर ये डिबेट कर पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उन लोगों ने जिन्होंने हमारी सरजमीन को पाकिस्तान के नापाक कदमों से आजाद कराया, हमारी जमीन पर से तिरंगा फिर से लहराया, उनको हमारा ओके इंडिया भी नमन करता है जी। हम आपको और अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की याद में
कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान के जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में सैनिक सेवा परिषद की ओर से कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीद स्मारक पर एक समारोह का आयोजन हुआ जिसमें महापौर समेत कई वरिष्ठ महामंत्री और लोग पहुंचे। पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं भिवानी में भी आदर्श समाज समेत अनेक सामाजिक संगठनों ने शहीदों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो सारे के साथ 26 जुलाई 1999 को कारगिल की फतेह के साथ में हमने भारत फतेह किया। तमाम सैनिकों को जिन्होंने इसमें साथ दी, मैं मेरी ओर से और शहरवासियों की ओर से सदब सुरमन अर्पित करता हूँ। इस प्रकार का वातावरण जैसे बना हुआ है, तमाम पार्टीवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो सब लोग इन सैनिक परिवारों के साथ खड़े रहें, सैनिकों के साथ खड़े रहें और इनके जज्बे को सलाम करें, इनको जोश के साथ जोश दिलाएं, जिससे इनको इतना सम्मान दें जिससे और ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक ने भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही भारतीय फौज को मुबारकबाद दी है। क्या कुछ कहा राम नाईक ने, आपको सुनवाते हैं। कारगिल विजय का आज महत्वपूर्ण दिवस है और सेना ने पाकिस्तान के विरोध में ये जो लड़ाई हुई उसमें जिस प्रकार से विजय प्राप्त किया उसका आनंद व्यक्त करने का आज का दिन होता है। देश की सेना सक्षम है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब लड़ाई का मौका आता है और विरोधियों पर विजय प्राप्त की जाती है तो उसकी सक्षमता का परिचय केवल देशवासियों को नहीं तो दुनिया वालों को होता है। और जिस परिस्थिति में, जिस समय में, तो बेशक हर कोई हमारे शहीदों की शहादत पर गर्व कर रहा है, भारतीय फौज पर गर्व कर रहा है कि कारगिल विजय दिवस की 18वीं सालगिरह है। कुरुक्षेत्र के कोलापुर गांव के संजीव कुमार कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों से लोहा लेते हुए मात्र 19 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। 19 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। फौज में जाने का जज्बा था, शहीद हो गए। कारगिल के युद्ध के वक्त संजीव की पोस्टिंग द्रास सेक्टर में थी और सेना में भर्ती होने के 1 साल के भीतर ही देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 6 जुलाई 1999 को संजीव कुमार शहीद हुए थे। संजीव की माता ने बताया कि संजीव को बचपन से ही बंदूकें चलाने का शौक था। ये शौक उसे भारतीय सेना में ले गया। कोल्हापुर में संजीव कुमार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज भी उनकी बहादुरी के किस्से लोगों की जुबान पर हैं। संजीव कुमार ने 4 घुसपैठियों को अकेले ही मार गिराया था। इतना ही नहीं, वीरगति प्राप्त करते हुए भी एक घुसपैठिए को उन्होंने मौत की नींद सुला दिया। कोल्हापुर गांव में मां पार्वती देवी और पिता रणजीत सिंह के घर में साल 1980 में संजीव का जन्म हुआ था। बचपन से ही भारतीय सेना की बहादुरी किस्से सुनकर संजीव बड़े हुए और जैसे ही उनकी उम्र हुई वो सेना में भर्ती हो गए। मात्र 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए और 19 साल की उम्र में शहादत दे दी। हर टाइम याद आवा भाई, एक मिनट भी नहीं भूलिया जाता। तो हर टाइम याद रहा और बाकी सब कुछ कर गया वो अपने देश वास्ता, मर पते चले गया। फौज में जाने करके चले गया, मैंने वही काम करना गया। उन्नीस 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के कई सपूत वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं में से एक थे फतेहाबाद के मेहुवाला के नरेंद्र सिंह जाखड़, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हर साल उनके परिजन और उनके साथी शहीदी दिवस के रूप में उनकी कुर्बानी को याद कर श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद नरेंद्र सिंह का जन्म
17 नवंबर 1978 को एक ऐसे परिवार में हुआ जो पूरा परिवार ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। उनके दादा अमर सिंह जाखड़, पिता जय सिंह जाखड़ भी फौज में थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नरेंद्र सिंह भी फौज में हुए और आतंकवाद से ठोस कार्रवाई की मांग की है शहीद के परिजनों ने। कुछ और भी किस्से हैं। कारगिल में शहीद सुरेंद्र सिंह भले ही आज नहीं है, लेकिन शहीद की विधवा पत्नी